आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। क्रिमिनल केस जब किसी के ऊपर दर्ज होता है तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, कितने टाइम तक चलेगा और जब वो चलता है तो किस किस प्रक्रिया से गुजरता है और तब जाके उसका आखिरी जजमेंट होता है। तो कई बार आप लोग इससे जुड़े हुए मुझसे सवाल करते हैं, तो आज आपको मैं इस वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप की कोर्ट की प्रक्रिया एफआईआर शुरू होने से लेकर के जजमेंट तक में कौन कौन से स्टेप कोर्ट में होते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे, आपको धारा सहित आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले किसी भी केस की शुरुआत होती है एफआईआर दर्ज होने से। तो जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो 154 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज की जाती है। यहाँ से किसी मुकदमे की शुरुआत होती है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है 157 मतलब कि उसमें पुलिस जांच करती है। जो भी मुकदमा दर्ज किया है उसमें पुलिस जांच की शुरुआत करती है। अगला सेक्शन होता है 167 ये उसके लिए है, जैसे मान लीजिए पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उसके पास 24 घंटे का वक्त होता है कि वो 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। वहां पे वो रिमांड की मांग कर सकती है, मतलब हमको आरोपी को पूछताछ के लिए और टाइम चाहिए, तो वो पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। और यदि उसकी पूछताछ हो चुकी है तो वो कहेगी इसको जेल भेज दिया जाए। तो इस प्रकार से वो रिमांड के लिए 167 के अंतर्गत प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद जांच वगैरह चलती है, फिर बाद में चार्जशीट पेश की जाती है। चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट कह सकते हैं कि आपकी जो पूरी कहानी है, जो आपका जो पूरा जो आपका आरोप है, उस आरोप से जुड़े हुए सभी फैक्ट, जैसे वो आरोप कहाँ पे हुआ, कितने बजे हुआ, कौन कौन देखा, उन गवाहों के बयान, कहाँ पे हुआ, उसका नक्शा मौका, कोई डॉक्टर वगैरह की रिपोर्ट लगी है तो डॉक्टर का उसमें प्रिस्क्रिप्शन, कोई एक्सरे वगैरह हुआ है तो वो, कोई आपने मेडिकल वगैरह कराया है तो उसकी रिपोर्ट, साथ में और अगर कोई एक्सपर्ट की उसमें अगर कोई राय ली गई हो तो वो, साथ में जो अपराध हुआ है, अपराध का जो आसपास का जो अगर कोई उसमें पंचनामा वगैरह बना जाता है तो वो, तो कुल मिला कह सकते हैं कि सारी की सारी एक कहानी होती है जो केस शुरू होने से लेकर के, अपराध शुरू होने से लेकर के ये स्टैब्लिश करती है कि यहाँ पे अपराध इस प्रकार से इन तरीकों से और इन प्रक्रिया से गुजरते हुए अपराध हुआ है, तब जाकर के ये अपराधी है। तो पुलिस ऐसा साबित करने का प्रयास करती है चार्जशीट के माध्यम से। तो चार्जशीट कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोसिक्यूशन जिस डॉक्यूमेंट पे भरोसा करता है कि भैया ये अपराध है, ऐसा अपराध हुआ है, इतने बजे हुआ है, यहाँ हुआ है, ये लोग सम्मिलित थे, ये हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट हो, तो इसमें सारे चीज़ों का विवरण होता है, वो पेश होती है 173 के अंतर्गत। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दी जाती है, उसके बाद होता है मामले का संज्ञान लेना। मतलब अब मजिस्ट्रेट उस मामले पे संज्ञान लेता है कि हाँ चार्जशीट आ गई है मेरे पास, अब इसके आधार पर मुकदमे को शुरू किया जाएगा। उसमें कॉग्निजेंस लेता है 190 के अंतर्गत ऐसा होता है। इसके बाद 204 सीआरपीसी के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो आरोपी है उसको सम्मन जारी किया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि सम्मन जारी करना चाहिए तो सम्मन जारी करेगा, अगर वो समझता है कि इसमें वारंट जारी करना चाहिए तो वारंट जारी करेगा। इसके बाद फिर 207 के अंतर्गत इसमें जो 207 की जो प्रक्रिया है, ये आरोपी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकार होता है कि उसको चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी। जो भी प्रोसिक्यूशन ने केस फाइल किया है, जो चार्जशीट फाइल किया, उसकी कॉपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ये आरोपी का अधिकार होता है 207 सीआरपीसी के अंतर्गत। इसके बाद 209 होता है। 209 सीआरपीसी का मतलब है कमिटल ऑफ केस। इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि कोई केस जिसमें सजा 7 साल से ऊपर है, जैसे मान लीजिए 420 का मामला हो गया, 376 का मामला हो गया, 307 का हो गया, 302 का हो गया, तो अब चूंकि मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है वो तो 3 साल तक की सजा देने के लिए पावर होती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे मामले पे खुद ट्रायल नहीं चला सकता। वो क्या करेगा, मामले को कमिट कर देगा कहाँ, सेशन कोर्ट, मतलब ऊपरी अदालत में, तो वहां पे मुकदमा चलेगा उसका। इसके बाद जो अगली धारा है, जो अगला सेक्शन है वो है 227 और 239। आपने सुना होगा डिस्चार्ज का मतलब होता है अगर मान लीजिए कि पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं वो उस मुकदमे में आरोपी का कहना है कि फिट नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा तो अपराध हुआ ही नहीं है। मान लीजिए कि कहीं पे मारपीट की घटना होती है, पुलिस ने धारा वहां पे लगा दिया है 420, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से डिस्चार्ज एप्लीकेशन के माध्यम से कि भाई
यहाँ पे तो मारपीट की घटना है, 420 की धारा धोखाधड़ी की धारा है, ये 420 की धारा क्यों लगा दिया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे आपको डिस्चार्ज कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे तो मजिस्ट्रेट के यहाँ, और अगर सेशन कोर्ट में आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे 227 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में फाइल होता है और 239 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के यहाँ पे। इसके बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब होता है जब डिस्चार्ज का एप्लीकेशन आपने फाइल किया, उस पर कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया या फिर आपने फाइल नहीं किया, तो उसके बाद 227 के अंतर्गत कोर्ट ये देखती है कि वास्तव में पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो धाराएं क्या इस मुकदमे में फिट बैठ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने कोई भी धाराएं मनमानी लगा दिया हो या फिर फंसाने के लिए कोई धारा लगा दिया हो या फिर कोई गंभीर अपराध हुआ हो, पुलिस ने हल्की धारा लगा दिया हो। तो वहाँ पे सबूतों के आधार पे मतलब प्राइमा फेसाई देखा जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा मामला बन रहा है, तो वहाँ पे चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है प्ली बिफोर सेशन कोर्ट। प्ली बिफोर सेशन कोर्ट मतलब होता है कि ये 229 CRPC में बताया गया है कि प्ली बिफोर सेशन कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट के सामने प्ली करना कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। और अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं तो 241 CRPC के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत ये होता है कि मान लीजिए आपने जैसे कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया, अब आप ट्रायल नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है भाई ट्रायल चलेगा, लंबा चलेगा, साल 2 साल 3 साल, फीस भी देना पड़ेगा वकील साहब को, मेरे को भी आना पड़ेगा। तो अगर उसमें सजा के रूप में 500 रुपये जमा करना है तो कई बार अपराध को स्वीकार कर लिया जाता है, बोला जाता है कि मैं इस अपराध को स्वीकार कर रहा हूँ। तो वो होता है प्ली बिफोर सेशन कोर्ट या प्ली बिफोर मजिस्ट्रेट। इसके बाद अगला नंबर आता है गवाही का। इसमें 231 CRPC के अंतर्गत सेशन कोर्ट में गवाही प्रोसिक्यूशन के द्वारा कराई जाती है और 242 CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष वहाँ पे प्रोसिक्यूशन गवाही कराता है। इसके बाद नंबर आता है 313। 313 में जो आरोपी व्यक्ति है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब आरोपी को अपराध के बारे में क्या कहना है। इस संदर्भ में कोर्ट कई बार क्या करती है, कोर्ट उसको अलग अलग परिस्थिति देती है कि आप इसका रिप्लाई दो, तो वहाँ पे वो लिखता है कि भाई उसके खिलाफ आरोप क्यों लगाया गया, उसके खिलाफ ऐसा क्यों कहा गया, उस समय ये कहाँ था, उसका क्या बचाव है, वो किस इसका क्या स्पष्टीकरण देना चाहता है। तो जितने भी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कोर्ट उनसे सवाल पूछती है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है डिफेंस एविडेंस। ये 243 CRPC के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत 243 CRPC के अंतर्गत डिफेंस को अगर कोई एविडेंस देना है, जैसे मान लीजिए उसको कोई बचाव साक्षी प्रस्तुत करना है, अन्य गवाह वहाँ पे कोर्ट में प्रस्तुत करना है जिनकी गवाही कराना है, तो वो बचाव साक्षी की जो प्रक्रिया है वो 243 CRPC के अंतर्गत बताई गई है। इसके बाद अगला है वो है 234 CRPC के अंतर्गत क्या होता है, आर्गूमेंट होता है। प्रोसिक्यूशन आर्गूमेंट शुरू करता है, उसके बाद डिफेंस जो है वो भी अपना आर्गूमेंट सुनाता है। तो 234 CRPC के अंतर्गत दोनों पक्ष जिसको हम बहस कहते हैं वो बहस होती है। इसके बाद अगली धारा है 235 CRPC के अंतर्गत जजमेंट सुनाया जाता है, या तो बरी होगा या तो दोषी होगा, कन्विक्शन या एक्विटल। सेशन कोर्ट 235 CRPC के अंतर्गत और मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट जो है वो 248 CRPC के अंतर्गत जजमेंट सुनाती है। तो इस प्रकार से ये ट्रायल हमने आपसे चर्चा किया जो शॉर्ट में कि ऐसी इसकी प्रक्रिया होती है और इन स्टेप से गुजरते हुए कोई केस दर्ज होकर के गवाही होते हुए आरोपी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए बाद में जजमेंट सुनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमने आपसे जो शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद साथियों।